सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड। ये होने वाला है ब्लड का लेक्चर 1। और हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम कवर करें हम पहले कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, क्योंकि वायु में कई बार पूछ ली जाती है। दूसरी चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम हीमोग्लोबिन भी कवर कर लें। ये तीनों मिलकर आपके बनाते हैं ए के जैन के इनिशियल। विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ब्लड से। ब्लड होता क्या है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड रेड कलर का फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। ब्लड कलर फ्लूइड सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी। ठीक है। मेन मुद्दा आता है ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है और उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड सबको पता है, 5 to 6 लीटर्स। 5 to 6 लीटर्स। अब देखो, ये जो 5 to 6 लीटर्स का वॉल्यूम है ब्लड का, ये जो टोटल हमारा ब्लड है, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। किस किस में? एक तो कंपोनेंट है हमारा सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 45% ऑफ ब्लड को। और दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा है हमारा? प्लाज्मा। दूसरा प्लाज्मा है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 55% ऑफ ब्लड। ठीक है। सेलुलर कंपोनेंट 45%, प्लाज्मा 55%। ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं पहले। जो 55% प्लाज्मा है, इस 55% का भी 91% पोर्शन है आपका वाटर। 55% प्लाज्मा में 91% पोर्शन है वाटर। बचा हुआ जो 9% है वो है सॉलिड्स। अब ये सॉलिड्स भी दो तरह के हो सकते हैं। सॉलिड्स हमारे पास या तो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है हमारे पास ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ सकता है? खुद सोचो। इनऑर्गेनिक मतलब आयंस। आयंस में कैटायंस और एनायंस। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आ सकता है? बेसिकली मेनली जो आता है वो आता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है पढ़ने का। ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। ब्लड के दो कंपोनेंट, प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट 55%, सेलुलर कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट 45%। 55% में 91% इज वाटर एंड 9% इज सॉलिड। सॉलिड भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉरी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आयंस और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में प्लाज्मा प्रोटीन्स। इतनी बात क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेलुलर कंपोनेंट की तरफ। अब देखो, सेलुलर कंपोनेंट में तुमको एक टर्म समझनी बहुत जरूरी है, पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पीसीवी समझना जरूरी क्यों है? देखो यार, जब भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर लैब में जाओगे या फिर आपके साथ पैथोलॉजी में भी जाओगे, इवन एनीमिया जब भी पढ़ोगे, तो उसमें भी यार पीसीवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, 4-5 टर्म्स होती हैं बेसिकली। पीसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, एमसीवी, ये 4 टर्म्स होती हैं। ये चारों समझनी बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चे भागते हैं, इनसे मिस करते हैं। पर तुम तैयार करना। तो देखो, आसानी से समझाऊंगा, सारी टर्म्स आसान है, हो जाएंगी। देखो, पैक्ड सेल वॉल्यूम बिल्कुल ही आसानी से रॉब समझो। ठीक है। बिल्कुल वेगली तुम्हें क्या समझ आता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम से क्या समझ आता है? सेल की वॉल्यूम। ठीक है। यानी कि पूरे ब्लड में जितने भी सेल्स हैं उनका वॉल्यूम। पूरे ब्लड में जितने भी सेल्स हैं उनका वॉल्यूम। ठीक है। इतनी बात समझ आती है? ब्लड में सेल्स इतना तो आइडिया होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 सेल्स होते हैं। तो उनका जितना वॉल्यूम है ब्लड में, उसे पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। टोटल डेफिनेशन वाइज देखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स इन द ब्लड। ठीक। ये हो गई आपकी इसकी डेफिनेशन। अब अगर मैं और थोड़ा डिटेल में जाऊं, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम को कहते हैं ऑल्सो नोन एज, ये नोन एज का साइन है, ऑल्सो नोन एज हेमाटोक्रिट। इसे हेमाटोक्रिट भी कहते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल्स में बहुत काम आने वाली है, तो पीसीवी को याद रखना कंपलसरी है, तुम छोड़ नहीं सकते। ठीक है। अब बात करते हैं हेमाटोक्रिट में सेल्स आते कौन कौन। तो देखो, इसमें 3 सेल आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। अब देखो, इसमें जो मेन चीज है वो तुम्हें याद रखना है कि काउंट कितना कितना होता है। एरिथ्रोसाइट का काउंट होता है 5 मिलियन के अराउंड। अब देखो, इसमें दो चीज है, मेल और फीमेल का वेरिएशन है, उसे मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा रहा हूँ। आराम से आरबीसी का पूरा चैप्टर आएगा, आरबीसी फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल वेगली याद रखो 5 मिलियन होता है। याद देखो, मेरी स्पॉटिंग में आया था आरबीसी पे फोकस करके, क्या ये सेल आरबीसी है और इसका काउंट बताओ मेल और फीमेल में अलग अलग। तो ये याद कर लेना। और ये तुम वाइवा में भी करोगे यार। वाइवा में आरबीसी काउंट करोगे, डब्ल्यूबीसी काउंट करोगे, तो इन दोनों का काउंट तो याद ही होना चाहिए। इसका 5 मिलियन है, इसका 4000 to 11,000। 4000 to
11,000 पर माइक्रोलीटर। अच्छा 4 मिलियन पर माइक्रोलीटर यूनिट है इसकी, यानी कि एक माइक्रोलीटर ब्लड में 4,000 से 11,000 डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। एक माइक्रोलीटर ब्लड में 5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। तो 1.5 टू 4 लैक्स पर माइक्रोलीटर। ठीक, इतनी बात समझ आती है? इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, एक बिंदु सा टॉपिक है एक जन में, फंक्शन ऑफ ब्लड। ये देखो यार, ये सब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हारे सेल्फ के लिए छोड़ रहा हूँ, खुद पढ़ लेना। वैसे पूछा नहीं जाता यूनिवर्सिटी में मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, पता होना चाहिए। ठीक है, मेन हम आते हैं सीरम पे। देखो यार, सीरम की डेफिनेशन एक लाइन की है, लेकिन बच्चे इसमें पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं कि सीरम और ब्लड में अंतर क्या रहता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम बायोकेमिस्ट्री के भी टेस्ट सीरम में करते हैं, हम फिजियो में काफ़ी सारी चीज़ें सीरम में देखते हैं। ठीक है, तो सीरम बेसिकली, सीरम कुछ नहीं है, सीरम प्लाज्मा है जिससे हमें माइनस कर देना है क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, सीरम बेसिकली प्लाज्मा है जिससे हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है क्लॉटिंग फैक्टर्स और फिब्रिनोजन को। यार ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है याद रखनी। तो क्योंकि यार देखो, बायोकेमिस्ट्री में जब भी तुम प्रैक्टिकल करोगे ना, तो सीरम में ही होते हैं सब प्रैक्टिकल्स। तो सीरम की डेफिनेशन याद करनी बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनर पूछ लेता है कभी-कभी। इतना क्लियर है? तो अब हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि है सेकंड टॉपिक आज के लिए, जो कि है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखो, प्लाज्मा प्रोटीन्स बेसिकली हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा के कंपोनेंट होता है, प्लाज्मा में जो 8% सॉलिड्स होते हैं, प्लाज्मा में जो 8% सॉलिड्स होते हैं, उसका जो ऑर्गेनिक प्लाज्मा में जो प्लाज्मा होता है हमारा 55% होता है, उसमें जो 8% सॉलिड्स होते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, सॉरी 9% सॉलिड्स होते हैं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, जो 9% सॉलिड्स होता है उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है 8%, वो मेनली कॉन्स्टिट्यूट करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स को। ठीक है, तो वो कंस्टिट्यूट करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स को। अब देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स बनते कहाँ हैं। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ होता है, ये देखो यार, ये ज़रूरी है सिंथेसिस, और इसमें काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यार देखो, हर प्लाज्मा प्रोटीन लिवर में नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखो। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूँ, तो नाम याद करो, एम्ब्रियो में मीजन काइमल सेल्स में बनता है, मीजन काइमल सेल्स में बनता है, एम्ब्रियो में बनते हैं मीजन काइमल सेल्स से। ठीक है, वहीं पे अगर मैं एडल्ट्स की बात करूँ, तो देखो इसमें हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, वो होते हैं 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स का, चाहे प्लाज्मा प्रोटीन है, शॉर्ट फॉर्म याद रखना। 3 टाइप्स कौन-कौन से होते हैं? एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है ग्लोबुलिन। ठीक है, कितने? एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, तीनों का एक-एक करके सिंथेसिस देखते हैं। तो एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन नो डाउट सिंथेसाइज्ड इन लिवर, लेकिन ग्लोबुलिन का गच्चा आता है, ग्लोबुलिन लिवर में सिंथेसाइज नहीं होता, सिंथेसाइज नहीं होता। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, तीनों को लिवर में सिंथेसाइज समझते हैं, लेकिन ग्लोबुलिन इज नॉट सिंथेसाइज इन लिवर, ग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टिश्यू मैक्रोफेजेस, टिश्यू मैक्रोफेजेस। इसके अलावा ग्लोबुलिन इज सिंथेसिस फ्रॉम प्लाज्मा सेल, जो कि ब्लड में प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना हमारे, प्लाज्मा सेल्स, और उसके अलावा लिम्फोसाइट्स। तो ये 3 जगह है जहाँ से ग्लोबुलिन बनता है। तो ग्लोबुलिन का सिंथेसिस याद रखना, बाकी दोनों का तो आसान है, लिवर लिवर। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन एम्ब्रियो में कहाँ बनते हैं? मेसेनकाइमल सेल्स में। एडल्ट में बनते हैं, 3 अलग-अलग एडल्ट में 3 अलग-अलग टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन बनता है लिवर में, फिब्रिनोजेन बनता है लिवर में, और ग्लोबुलिन बनता है टिश्यू मैक्रोफेजेस, ग्लोबुलिन बनता है टिश्यू मैक्रोफेजेस में, प्लाज्मा सेल्स में और लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, अब देखो, एक तो हम कंबाइंड फंक्शन पढ़ते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स का, ठीक है, लेकिन अगर हम वेगली फंक्शन देखें तो एल्बुमिन की 2 फॉर्म होती हैं, प्री एल्बुमिन और एक होती है एल्बुमिन। ठीक है, देखो यार, अब मैं तुम्हें वेगली काम बता रहा हूँ कि वेगली इसका क्या काम है। तो वेगली जो प्री एल्बुमिन है, इसका काम है T3 T4 थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, इनको ट्रांसपोर्ट कराना, इनको ट्रांसपोर्ट कराना, T3 T4 को ट्रांसपोर्ट कराना, ये प्री एल्बुमिन का काम है। प्री एल्बुमिन बेसिकली इमेच्योर एल्बुमिन होता है। उसके बाद आता है एल्बुमिन।
एल्बुमिन का क्या काम होता है? एल्बुमिन का काम होता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कराना। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कराना बेसिक एल्बुमिन का काम है। ठीक है, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, जो कि वन ऑफ द मेन फंक्शन है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। देखो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये तो हमें पता ही होना चाहिए, इनका काम है क्लॉटिंग। यार सॉरी, हाँ मैं थोड़ी मैस कर रहा हूँ, पर ये तुम यहीं याद कर लो तो ज़्यादा सही है। इनका काम होता है क्लॉटिंग। ठीक है, ग्लोबुलिन पे आते हैं। ग्लोबुलिन का जो काम होता है, ग्लोबुलिन का सिंपल काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। या देखो अब उसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, फेरेटिन, सेरुलोप्लाज्मिन, तो ये अलग अलग फॉर्म है ग्लोबुलिन की। जैसे एक आध एग्जांपल दे दूं तो फेरेटिन, फेरेटिन एक फॉर्म है ग्लोबुलिन की जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है। सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन एक फॉर्म है ग्लोबुलिन की जो कि कॉपर को ट्रांसपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं याद रखने के लिए। ठीक है, बाकी किताब से पढ़ के जितनी याद करो तुम्हारी श्रद्धा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दो तो पता ही होनी चाहिए, ये दो पता होनी चाहिए। कौन सी? फेरेटिन और सेरुलोप्लाज्मिन। बाकी विल्सन डिजीज तुम उसमें पढ़ोगे, बायोकेम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली 8% ऑर्गेनिक पार्ट होता है प्लाज्मा का। इसके अलावा सिंथेसिस एम्ब्रियो में सिंथेसाइज होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स में। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स में ये 3 टाइप्स के होते हैं, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन बनता है नो डाउट लिवर में, फिब्रिनोजन बनता है लिवर में, ग्लोबुलिन बनता है टिश्यू मैक्रोफेजेस में, प्लाज्मा सेल्स में और लिम्फोसाइट्स में। फंक्शन की बात करें, एल्बुमिन के 2 फॉर्म होते हैं, एक प्री एल्बुमिन, एक एल्बुमिन। प्री एल्बुमिन का काम होता है T3 T4 थायराइड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट। एल्बुमिन का काम होता है कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करवाना। फिब्रिनोजन का काम होता है क्लॉटिंग करवाना। ग्लोबुलिन का काम होता है आयंस को ट्रांसपोर्ट कराना। बेसिकली 2 एग्जांपल याद रखना है, फेरेटिन और सेरुलोप्लाज्मिन। फेरेटिन आयरन को ट्रांसपोर्ट कराता है, सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है इतनी बात? ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बेसिकली फंक्शंस पढ़ना है। देखो प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस हैं वो सिर्फ आते हैं शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट मतलब मेरे यहाँ तो आए थे, मेरे पे फाइनल प्रॉफ में भी आए थे। शॉर्ट नोट में आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, और इसमें सिर्फ एन्यूमरेशन देता है, एन्यूमरेशन कि बस फंक्शन बता दो हमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एन्यूमरेट करके बता रहा हूँ फंक्शन। एक आध फंक्शन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे स्टार्टिंग फोर्सेस। लेकिन हर फंक्शन का बस तुम्हें नाम याद होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। पहले मैं फंक्शन की लिस्ट बता देता हूँ तुम्हें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को ना COP भी लिखते हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा, हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तीसरा काम, हेल्प इन मेंटेनिंग विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। चौथा काम, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ब्लड, टू द। देखो राइटिंग थोड़ी खराब है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही हो तो AK जैन की बुक से वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं वहीं से ही बता रहा हूँ तुम्हें। सिक्स्थ, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। ठीक, इसके अलावा एक आध काम और याद रखो। तो सातवां काम हम कर सकते हैं इम्यून फंक्शन, क्योंकि इम्यून फंक्शन। और एक हम कर सकते हैं आठवां ट्रांसपोर्ट फंक्शन। तो 10 काम है, 10 में से 8 काम लिखे हमने। 8 में से 8 भी नहीं है, एक गड़बड़ हो गई। 4 5 6 7, 7 में से जो 5 याद रहा है सही। पहला काम कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, मेंटेन करता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को, प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ब्लड को, एसिड बेस बैलेंस बनाता है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है और ट्रांसपोर्ट फंक्शन है। 5 याद रखना है, कोई से इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय। ऐसे ही वीडियो अपलोड होते रहेंगे चैनल पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।